विधानसभा अध्यक्ष सुबह अपने घर से लोगों से मुलाकात करके कोलाबा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है और कैसे आगे की रणनीति तय होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चुनाव बीजेपी सीरियस लड़ती है और हर वो फोर्स अप्लाई करती है जिससे उसका कैंडिडेट चुनाव जीत कर आए। विधानसभा अध्यक्ष की कोलाबा विधानसभा, पिछली बार वहाँ से विधायक बने थे, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बने और आज उनके ऊपर फिर से जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे साथ खुद राहुल नार्वेकर हैं जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले और अब में कितना फ़र्क देखते हैं? पहली बार जब चुनाव में आपको उतारा था तब क्या कंडीशन थी और आज 5 साल आप काम करके आए? 2019 में जब मैंने ये चुनाव लड़ा था तब 2019 में बहुत कम समय मिला था, मुझे केवल 2 हफ्ते का समय मिला था प्रचार करने। लेकिन मेरा पहले से जनसंपर्क इस विधानसभा क्षेत्र में रहा है। हमारा परिवार पिछले 40-50 सालों से इस क्षेत्र से राजनीतिक और सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है और इसीलिए जनसंपर्क करने में कोई विशेष अड़चन नहीं आई थी। और अब भी मैंने पिछले 5 साल सतत लोगों के बीच रहकर लोगों के काम किए हैं, उनकी सेवा की है, जो जन कल्याण के प्रश्न हैं उन्हें सुलझाया है और इसीलिए मेरा और मेरे परिवार का बहुत ही घनिष्ठ ऐसा मतदार संघ के लोगों के साथ संबंध होने के कारण मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं लग रही है। हीरा देवासी को कोलाबा से चुनाव मैदान में उतारा है, वो कितनी बड़ी चुनौती है, खास करके जब वहाँ के स्थानीय बहुत सारे लोग मांग रहे थे कि उनको टिकट दिया जाए। हीरा देवासी को आखिरी जो लिस्ट आई उसमें मतलब असमंजस वहाँ पर भी था कि आपके सामने उतारा किसको जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ, स्थानिक मतदाताओं में बहुत बड़ा आक्रोश है कि कोलाबा में हमेशा कांग्रेस पार्टी बाहर का उम्मीदवार क्यों देती है, स्थानिक कोलाबा के रहवासी को मौका क्यों नहीं देती। दूसरी बात, जो उम्मीदवार दिया है ना उस उम्मीदवार को कभी कोलाबा वासियों ने देखा है, ना ही उनके बारे में कुछ जानते हैं, ना ही उनके बारे में कुछ सुना है, ना ही उनका कोई कार्य यहाँ पे है और इसीलिए बिल्कुल अनजाना उम्मीदवार ये कांग्रेस पार्टी ने हमारे खिलाफ उतारा है। और कोलाबा की जनता कभी भी बाहर के व्यक्ति को स्वीकारती नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है, विधायक का काम होता है वहाँ अवेलेबल रहना, जब लोगों को ज़रूरत पड़े तब वहाँ पे उपस्थित रहना और स्थानिक उम्मीदवार निश्चित रूप से न्याय दे सकता है। कोलाबा व्यक्ति चाहिए जो दिन में 5 बार दिखे, 5 साल में 1 बार दिखने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए और हमेशा अवेलेबल रहे, कभी इमरजेंसी भी। बिल्कुल, यही तो लोक प्रतिनिधि का एक्सपेक्टेशन है उससे। आपका कार्यक्षेत्र भी विधानसभा अध्यक्ष होने के कारण आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, तो वो कितना फायदेमंद रहा आपके लिए, जनसंपर्क के लिए और लोगों के बीच में हमेशा 24 घंटे प्रेजेंट रहने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोलाबा विधानसभा क्षेत्र जो है वो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट कंस्टिट्यूंसी है। मेरा जन्म, मेरा स्कूलिंग, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा कॉलेज, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था तो हाई कोर्ट भी हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में था, फिर मैं विधायक भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बना, फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हुए बना। तो मुझे अपने आज तक के जीवन में 99% समय मैंने कोलाबा विधानसभा में ही गुजारा है। एक सवाल अब थोड़ा और राजनीतिक तौर पर कि महाराष्ट्र की सियासत में जब एक तरफ महाविकास आघाड़ी कह रही है कि उनके ऊपर अन्याय हुआ, उनकी पार्टी को उनसे छीन लिया गया, उनको सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाया, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर तमाम सारे आरोप जब आपके पास हियरिंग थी तब भी लगाते रहे, अब भी लगाते रहे, इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं और क्या आपने सही में उनके साथ अन्याय किया, न्याय किया कि वो इस तरीके का मुद्दा बनाकर तो जाएंगे लोगों के बीच ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बात आप ध्यान से सुनिए कि आरोप तो लगाएंगे ही, आरोप लगाना उनका काम ही है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि केवल बिन बुनियादी आरोप लगाने से अच्छा है आप मुझे मेरे ऑर्डर में दिए गए
एक भी अनियमितता या एक भी इलीगैलिटी दिखाई है। मैंने दी हुई ऑर्डर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अनुसार डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन रूल्स 1986 में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल 10 जो एप्लीकेबल है उसके आधार पर दिया हुआ ऑर्डर है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ मैंने दिए ऑर्डर में कोई भी बदलाव कोर्ट करेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। दोनों वैलिड हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि उनको एक्सपेक्टेशन थी कोई एक तो इनवैलिड होगा जिसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। अब उनके पास ये है कि दोनों वैलिड है फिर भी कोर्ट गए। देखिए, मैंने प्राथमिक रूप से अपात्र कौन पात्र है ये बताया और अपात्र होने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है आपने व्हिप इशू करना था, वो व्हिप इशू अगर करके सामने वाले को मिला नहीं है तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार उनको डिस्क्वालीफाई करना भी पॉसिबल नहीं है। ये मैंने अपने ऑर्डर में पूरा जस्टिफिकेशन दिया है और मुझे और यही प्लीडिंग थी, उनकी अपनी प्लीडिंग के हिसाब से ही मैंने दिया है, उनके प्लीडिंग के हिसाब से। साइना एनसी चूंकि आपकी पुरानी सहयोगी रह चुकी हैं और उसी लोकसभा क्षेत्र में आती है जिस लोकसभा क्षेत्र में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, ऐसे में उनके ऊपर जिस तरीके की बातचीत हुई, जिस तरीके की टिप्पणी हुई, क्या उसको सही मानते, वैलिड मानते आप? ये हमारे सहकारी होने का सवाल नहीं है, ये महिलाओं के आदर और सम्मान का विषय है। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को लोक प्रतिनिधि समझता है वो यदि इस प्रकार की ओछी बात करेगा तो समाज के हित में ये बात नहीं है। उन्हें तुरंत दिलगिरी व्यक्त करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसी लैंग्वेज फिर कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के भीतर लाडली बहना योजना सरकार ने जो स्कीम चलाई, आप उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, बहुत सारी स्कीम्स सरकार ने अप्लाइड की, उन सारी स्कीम्स को सुपरसीड करके राहुल गांधी कुछ नया लाने वाले हैं और राज्य सरकार के खिलाफ अपोजिशन ये कह रहा है कि लाडली बहना तो चुनावी रणनीति थी, चुनावी योजना थी, उसको कोर्ट ने बंद कर दिया। ये जो चीज़ें हैं इनको कैसे देखते हैं और उसका कितना प्रभाव लोगों के बीच में पड़ा है? लाड़की बहन, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना ये इस राज्य की सामान्य हमारी बहनें जो है उनके कल्याण हेतु लाई हुई योजना है। इसे राज्य के सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह स्वीकारा है। इससे अनेक महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है और चुनावी रिजल्ट्स के लिए या चुनावी फायदे के लिए ऑपोजिशन ने इस स्कीम का पहले तो विरोध किया। पहले कहा ये स्कीम नहीं इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ये स्कीम एक्सचेकर पे लोड लाती है, ये स्कीम सही नहीं है, लेकिन लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे तो उनके चुनाव घोषणा में उनका मुद्दा है कि हम 1500 की जगह 2000 देंगे। यानी एक हाथ पे आप विरोध करते हो और दूसरे हाथ से बोलते हो कि हम इससे ज्यादा देंगे। तो ये सब लोग समझदार है, विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है ये लोग समझते हैं और ऐसे विरोध को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो गारंटी कार्ड 6 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की गारंटी देंगे और उनकी गारंटी पर जनता कितना भरोसा करेगी? अभी उनकी गारंटी का क्या मतलब है ये तो जनता ने समझ लिया है। 2014 से लेके आज तक वे कभी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को क्या कहना। संविधान बचाने की दुहाई लगातार कांग्रेस दे रही है, संविधान बचाओ, संविधान के लिए लोग इकट्ठा हो जाओ, इस तरीके की चीज़ें। आपके पास भी संवैधानिक पद रहा है, उस पर भी बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे, कहा कि संविधान का अपमान हो रहा है, ये सारी चीज़ें। ये जो है संविधान सही में खतरे में है क्या बीजेपी से? देखिए, ये तो केवल फेक नैरेटिव का विषय है, ये सभी लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक ऑर्डर्स में ये साफ लॉ ऑफ द लैंड बनाया है कि संविधान का मूलभूत ढांचा कोई बदल नहीं सकता। भले वो 544 सीट भी चुन के लाए तो भी मूलभूत ढांचा नहीं बदल सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक प्राविधान है, तो संविधान बदलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं आती है।
लेकिन केवल इसका फेक नैरेटिव करके जेब में एक कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी किताब लेके घूमना, उसे हमेशा दिखाना और अपने आप को संविधान का रखवाला कहलाना, ये तो बहुत ही ओछी पॉलिटिकल स्टंट है। ये संविधान का अपमान राहुल गांधी ने किया है ऐसी अफवाहें फैलाने से, और इसी राहुल गांधी ने आज विदेश में जाकर हमारे गरीब भाई बहन जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और रिजर्वेशन जिनको प्राप्त है, ऐसे भाइयों का रिजर्वेशन हटाने की बात करने वाले राहुल गांधी को संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये आपने जो कही, अभी चूंकि आप एडवोकेट भी रहे हैं, कितनी बार संशोधन हो चुका है संविधान में और किसके समय में ज़्यादा संशोधन हुए हैं, ये भी तो बीजेपी कह रही है। देखिए, संविधान में संशोधन करके संविधान में अधिक अच्छा प्रावधान लाकर लोगों का फायदा करना, ये तो हर सरकार का कर्तव्य है, लेकिन संविधान का मूलभूत ढांचा जो है वो कोई भी कभी भी बदल नहीं सकता। ये तो केशवानंद भारती के जजमेंट से लेके आज तक अनेक जजमेंट में बताया गया है। इसलिए जो लोग ये गलत अफवाह फैला रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, उनको पता चला, उनका अभी जो सच्चाई है उनकी वो लोगों तक पहुंच गई है कि ये लोग केवल अफवाहें फैला रहे हैं। संजय राउत जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे सार्वजनिक मंचों से ये कह रहे हैं कि मेरे साथ विधानसभा के अध्यक्ष ने अन्याय किया, हमारी बातें होते हुए भी नहीं सुनी। संजय राउत की जिस निचले स्तर की टिप्पणी आपके ऊपर लगातार रही, क्या उसका प्रभाव यहाँ पर रहेगा? जनता में रोष है, गुस्सा है, या संजय राउत का समर्थन करते हैं? संजय राउत को कोई भी सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि संजय राउत केवल क्रिटिसाइज करने के लिए और राजनीतिक हेतु से बात करते हैं। संजय राउत को कोई भी लीगल एक्यूमेन नहीं है, उन्हें कानून का कोई भी अभ्यास नहीं है, और इसीलिए वो ऐसी गैर जिम्मेदार बातें करते रहते हैं। मैंने जो निर्णय दिया है उसके बारे में बोलने से पहले संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, इनको एक बार वो जजमेंट पढ़ के मुझे एक चीज बताने को बोलिए जो कायदे के विरुद्ध हो या फिर नियमों के विरुद्ध हो। मैंने निर्णय जो दिया है वो बिल्कुल शाश्वत है, सस्टेनेबल है, उसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं है और वो निश्चित रूप से कोर्ट की भी टेस्ट पास कर लेगा। एक सवाल ये है कि अब तो आप प्रत्याशी हैं बीजेपी के, क्या सही में उद्धव ठाकरे ने जो बाला साहब के विचार थे या जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो छोड़ी और उसके कारण एकनाथ शिंदे के लोगों ने उनसे बगावत की? क्या ये तो स्पष्ट है। बाला साहब ठाकरे जी का तो ये कहना था कि कांग्रेस के साथ वो किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से आघाड़ी में नहीं जाएंगे। ऐसा होते हुए भी उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके केवल सत्ता लोभ में कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। बाला साहब ठाकरे जी ने तो ये कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। और इसीलिए बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले उद्धव ठाकरे जी के साथ निष्ठावान शिवसैनिक कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी बाला साहब ठाकरे के, आनंद दिघे जी के निष्ठावान शिवसैनिक होने के कारण वह उनके सिद्धांतों के साथ इस प्रकार का तड़जोड़, इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं कर पा सके। कोलाबा की जनता आपको क्यों दोबारा चुने? क्या जो है ऐसी चीज है जिनको आप आगे करना चाहेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन लोग रख रहे हैं आपसे और क्यों दोबारा आपको चुने? पिछले 5 साल में जो अभूतपूर्व जन कल्याण का कार्य कोलाबा विधानसभा में हुआ है, हमारे यहाँ बड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ है, वहाँ पे पानी नहीं था, 8000 घरों में पानी की लाइनें दी है, घर टू घर पानी दिया है, और वहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लादी हो, गटर हो, ये सब काम पिछले 5 साल में बड़ी तेज़ी से हुए हैं। यहाँ पे कलेक्टर लैंड लीज का जो इशू है उसका प्रीमियम मैंने कम करवा के लिया है,
उसी के साथ यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स है, फुटपाथ्स है, उनके डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। कुल मिलाकर जिस प्रकार का विकास काम यहाँ पे कुलाबा में हुआ है, शायद ही पिछले 50 साल में ऐसा काम कुलाबा में हुआ है। आने वाले समय में हमारे यहाँ हम पानी की सुविधा प्रश्न सुलझाने के लिए हम 5 नए अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स कुलाबा कंस्टिट्यूएंसी में बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पे ट्रैफिक ईज करवाने के लिए नए रोड्स का निर्माण कर रहे हैं। हम यहाँ पे पार्किंग की इशू सॉल्व करने के लिए मल्टी लेवल स्टैक पार्किंग्स 5 जगह पे लोकेशंस पे कर रहे हैं। उसके साथ ही डिलैपिलेटेड बिल्डिंग जो है, बहुत ही पुरानी और जिनकी मरम्मत करने की भी अवस्था नहीं है, ऐसी बिल्डिंग्स का पुनर्विकास करना बहुत ही आवश्यक है। फोर्ट हो गया, कालबा देवी हो गया, चिरा बाजार हो गया, मस्जिद बंदर हो गया, ABC वार्ड के कुलाबा मार्केट हो गया। पुराने बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट क्लस्टर योजना द्वारा करके DCPR में बदलाव लाकर इन्हें ज़्यादा FSI देके ये डेवलपमेंट करने का भी हमने तय किया है। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके के बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे योगी आदित्यनाथ ने दिए थे, महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगहों पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वोट जिहाद हो रहा है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। इसको कैसे देखते हैं और क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। हमारा कहना इतना ही है, जो इस तिरंगे को सलाम करेगा, जो इस देश के लिए हित में काम करेगा, उस सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी साथ देगी और यही हमारा सिद्धांत है। बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, फिर किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।